नमस्कार दोस्तों। टॉपिक चल रहा है हमारा कैपिटल बजटिंग और उसके अंदर हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को कैसे इवैल्यूएट करा जा रहा है ये अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट के बेस पर हमारे यहाँ पर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को इवैल्यूएट करने को सिखा रही है। इसी तरीके से अपन ने दूसरी टेक्निक यहाँ पर पढ़ी। नमस्कार दोस्तों, टॉपिक चल रहा है हमारा कैपिटल बजटिंग और दो टेक्निक हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर हमसे रिकवर कर रहे हैं। दो तरीके से हमने इसकी वर्किंग देखी। सबसे पहला यूनिफॉर्म कैश फ्लो यानी इक्वल सीएफएटी अगर ईच ईयर है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल सीएफएटी। लेकिन अगर अलग अलग कैश फ्लो मिल रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में क्यूमुलेटिव सीएफएटी कैलकुलेट करने होंगे, फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपका पेबैक पीरियड कहाँ आ रहा है। अगर किन्हीं 2 इयर्स के बीच में हमारा पेबैक पीरियड आ रहा है तो हम यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे लोअर ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव सीएफएटी लोअर ईयर डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव सीएफएटी हायर ईयर माइनस क्यूमुलेटिव सीएफएटी लोअर ईयर इनटू हायर ईयर माइनस लोअर ईयर। क्लियर? आइए अब हम यहाँ पर इस अप्रोच के क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेबैक पीरियड। सबसे पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो ये जो टेक्निक है ये हमारे लिए थोड़ी सी आसान है और यहाँ कुछ कुछ इसकी स्पेसिफिक यूटिलिटी है कि किन सिनारियों में इस टेक्निक से इवैल्यूएट करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और बाकी टेक्निक्स के कंपैरिजन में। आइए एक एक करके अपन यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि पेबैक पीरियड किन किन सिचुएशंस में और क्या क्या इसके सेल्फ एडवांटेजेस हैं वो अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। बहुत आसान है इसकी वर्किंग, आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ क्वेश्चंस आपने करे हैं, बहुत आसानी से हमारे यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो गए और बिल्कुल देसी है कि भैया मुझे मेरा पैसा कितने पीरियड के अंदर रिकवर हो रहा है ये डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट दूसरा है बेनिफिशियल वेयर शॉर्टेज ऑफ कैश। अल्टीमेटली ये जो टेक्निक है ये इसी चीज को तो फोकस कर रही है यार कि अगर आप मतलब पैसे को देख रहे हो कि मुझे मेरा पैसा कितना जल्दी मिल रहा है, अरे ऐसी क्या जल्दी मची है, शॉर्टेज ऑफ कैश। हमारे यहाँ कैश का शॉर्टेज है तो हम ये चाहेंगे जितना जल्दी हमारे यहाँ पर पैसा रिकवर हो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्लियर? तो शॉर्टेज ऑफ कैश अगर आपके पास में हो तो आप खुद यही चाहेंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट वहीं करूं जहां जल्दी से जल्दी पैसा रिकवर हो, तो इसलिए शॉर्टेज ऑफ कैश जब भी हो तो हम यहाँ पर पेबैक पीरियड मेथड के बेसिस पर वर्किंग करेंगे। हेल्प्स इन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन ईच इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। जितना ज्यादा पेबैक पीरियड होता है हमारे उस प्रोजेक्ट की रिस्क उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर? जैसे मैं सिंपल सी बात कहूँ आपसे, मैंने आपसे सिर्फ 100 रुपीज़ मांगे, मुझे ज़रूरत थी और आपने मुझसे कहा कि वापस कब दोगे? दे देंगे यार 4-5 साल में। 4-5 साल में पैसे दोगे? तो हम वहाँ पर देने के लिए ही मना कर देंगे, भैया हम नहीं दे पाएंगे। आ रही है बात समझ में? दूसरा मैंने कहा कि यार अभी एटीएम पर जा रहा हूँ और आते टाइम पे मैं तुम्हारे वापस 100 रुपये लेकर के आ जाऊंगा, तो आप मेरे से उस समय ले लीजिएगा। जितनी जल्दी पैसा मिलता है रिस्क उतनी ही कम होती है, जितना डिले होता है उसकी रिकवरी के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो ये रिस्क को इस तरीके से डिटरमाइन करता है कि हम अपने प्रोजेक्ट को कितना टाइम लग रहा है
अपनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को रिकवर करने में। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही रिस्की प्रोजेक्ट हमारा वो कहलाएगा। क्लियर? तो तीनों बहुत ही आसान आसान से पॉइंट है। आइए फोर्थ भी बहुत आसान है। दिस इज आइडियल इन डिसाइडिंग कैश इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री विद अ वॉलेटाइल डायनामिक पॉलिटिकल पोजीशन। अगर किसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, पाकिस्तान के अंदर अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाए तो भैया हमें अगर कोई बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगेगी तो हम कर भी लेंगे, बट उसकी कॉस्ट बहुत जल्दी रिकवर हो जानी चाहिए। विद इन अ ईयर अगर कॉस्ट रिकवर हो रही है तो फिर हम सोच सकते हैं। जहां 2 साल 3 साल भी लगने लग गए, नहीं भैया हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंट्री की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम वहां पर अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते। जल्दी रिकवर होगा तो ही हम सोचेंगे। यानी कि ये उस सिनारियो में हमारे लिए एक अप्रोप्रिएट, मतलब प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है बहुत सारे भी, लेकिन 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे। अब 10 साल के अंदर उस देश के अंदर क्या क्या हो जाएगा कह नहीं सकते। आ रही है बात समझ में? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो मतलब बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल मिलना चाहिए वो अगर अच्छा हो तभी हम वहां पर इन्वेस्टमेंट थोड़े लंबे पीरियड के लिए कर सकते हैं। यानी कि जहां नहीं हो तो आप इस टेक्निक को अप्लाई करो। जल्दी पैसा रिकवर हो रहा है इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं हो रहा है मत कीजिए। नेक्स्ट, preferred in case of industries where technological obsolescence comes within a short period, say electronic industries। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का अगर मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने की सोच रहा हूँ तो मुझे पेबैक पीरियड टेक्निक यूज करना चाहिए। भैया टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हमारा काम यहाँ पर बदल गया। तो यार यानी कि अगर टेक्नोलॉजी के अंदर फ्रीक्वेंटली चेंजेस हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो हम क्या करना पसंद करेंगे? भैया सिंपल सा काम है, जल्दी पैसा रिकवर हो जाना चाहिए। पेबैक पीरियड को आप यूज करो, ये बताएगा आपको कितने पीरियड के अंदर, यानी कि ऑब्सोलेसेंस पीरियड अगर ज्यादा हो और पेबैक पीरियड कम हो तो हम इजीली इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर पेबैक पीरियड ज्यादा आ रहा हो, ऑब्सोलेसेंस पीरियड अगर कम है, तो फिर हम उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज दिस मेथड इज गुड इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ऑब्वियसली आप कैश को यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, हमारा पूरा बेसिस जो है वो कैश का है, तो लिक्विडिटी यानी कि कैश पोजीशन कैसी है वो हमें इस प्रोजेक्ट, ये जो मेथड है ये बहुत अच्छे से इंडिकेट करेगी। क्लियर? तो एडवांटेजेस के अंदर अगर मैं कहूं कि काम के पॉइंट्स क्या हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो पॉइंट नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्कियर कहलाएगा। भैया पेबैक पीरियड ज्यादा है तो वो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्कियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 एंड 5 जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेबैक पीरियड इज यूजफुल इन फॉलोइंग टेक्निक, फॉलोइंग इंडस्ट्री। पेबैक पीरियड किन इंडस्ट्री के अंदर प्रेफर्ड किया जाएगा? भैया जहां ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जितनी जल्दी होगी, उन जगहों पर हम पेबैक पीरियड को यूज करेंगे। एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट रहेगा। क्लियर? आइए, डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारे आगे की टेक्निक्स कैसे डेवलप हो रही है वो भी हम देखते हुए चलेंगे। आइए, डिसएडवांटेजेस अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पेबैक पीरियड मेथड इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ध्यान से सुने, आराम से समझे। यहां से इस चैप्टर की डेप्थ स्टार्ट होगी। क्लियर? तो अभी तक के जो पोर्शन थे वो कंपैरेटिवली बहुत आसान थे। यहां से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझने पर ध्यान देना पड़ेगा। समझिए, बहुत आसानी से अपन यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे।
The payback period method ignores the time value of money and treats all cash flows at par. ये ड्रॉबैक अपन ने ARR टेक्निक में भी डिस्कस करा था, सेम ड्रॉबैक हमारा पेबैक पीरियड टेक्निक के अंदर भी है। यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रही। पहले साल में जो 5 लाख रुपए मिल रहे हैं और 5वें साल में जो 5 लाख मिल रहे हैं, उनकी वर्थ सेम नहीं है। हम उन्हें सेम वर्थ का ट्रीट करते हुए हमारे पेबैक पीरियड की वर्किंग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमें यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। क्लियर? कंसिडर करेंगे, लेकिन पहले सारे ड्रॉबैक अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर किस किस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए क्या क्या फर्दर कंसिडरेशंस आए हैं वो अपन यहाँ देखेंगे। सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। The payback method does not consider cash flows and income that may be earned beyond the payback period. That may be earned beyond the payback period. So, it is not good measure of profitability. It gives misleading results. कुछ समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, ये सारे कैश फ्लो को कंसिडर नहीं कर रहा। जैसे पेबैक पीरियड आया, आंखें बंद हो गया हमारा तो डिसीजन। भैया पेबैक पीरियड हमारी कॉस्ट को रिकवर कर रहा था। ये कहा जा रहा था कि जितना टाइम बच रहा है, जितना ज्यादा टाइम बचेगा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। अरे टाइम ज्यादा अकेले होने से थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। एक प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड के बाद 4 साल चल रहा है और चारों सालों का मिलाकर के कैश फ्लो है 1 लाख रुपया। आ रही है बात समझ में? वही दूसरा प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड के बाद सिर्फ 1 साल चल रहा है, लेकिन वो उस 1 साल के अंदर 5 लाख का कैश फ्लो दे रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट वसूल करना थोड़ी है भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करना है। हमने तो ये अज्यूम कर लिया कि ज्यादा लाइफ चलेगा तो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। अरे आंख खोल के देखो तो सही कि क्या कैश फ्लो मिल रहा है। यानी कि उस पेबैक पीरियड के बियॉन्ड जो कैश फ्लोज की वैल्यू है उन्हें हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, उन्हें देख ही नहीं रहे। तो भैया ये तो हमारा बहुत ही मिसलीडिंग डिसीजन हो जाएगा। इसलिए हमें सारे कैश फ्लो कंसिडर करना चाहिए। ये ड्रॉबैक भी एआरआर के अंदर ये ड्रॉबैक नहीं था, एडवांटेज था कि सारी लाइफ की जो रिटर्न है वो कंसिडर करे जा रहे हैं। इसी डिसएडवांटेज की वजह से उसे वहां पर एडवांटेज की कैटेगरी के अंदर डाला है। यहां सारे कैश फ्लो, सारे रिटर्न कंसिडर नहीं होते हैं। यानी पेबैक पीरियड के, ये पेबैक पीरियड है तो इसके बियॉन्ड क्या मिल रहा है हम उसे देख ही नहीं रहे। हम तो डिसीजन ही इस पॉइंट के बेसिस पर आप अपना डिसीजन दे रहे हैं, तो इसके बाद क्या हो रहा है वो हमें देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। अगर वो कंसिडर नहीं करेंगे तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड के बाद 4 साल चल रहा है लेकिन उसमें मिले 1 लाख रुपए ही रहा है, और दूसरा प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड के बाद सिर्फ 1 साल चल रहा है। आ रही बात समझ में? यूं समझो कि हमारा 5 साल की लाइफ का प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट के अंदर आपने 1 साल में कॉस्ट रिकवर कर ली, लेकिन अब जो आगे के 4 साल है उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, 25-25 हजार रुपए मिल रहे हैं। क्लियर? वही दूसरा प्रोजेक्ट कॉस्ट रिकवर करने में 4 साल भले ही लगा रहा हो, लेकिन 5वें साल में वो 5 लाख रुपए का कैश फ्लो प्रोवाइड कर रहा है। तो यार 4 साल में जो प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है। यानी कॉस्ट रिकवर होने के बाद जो मिल रहा है वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सिर्फ 1 लाख रुपए है। वहीं बी प्रोजेक्ट के अंदर भले उसका पेबैक पीरियड 4 है, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 5 लाख रुपए की है। तो हम कॉस्ट वसूल करना चाहते हैं या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं? तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें यहाँ पर सही तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा। सारे कैश फ्लोज देखिए, पेबैक पीरियड तक के नहीं, उसके बियॉन्ड जाकर के भी देखिए। इस ड्रॉबैक को भी हम दूर करेंगे।
थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट सैल्वेज और रेसिडुअल वैल्यू। सैल्वेज और रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर नहीं होती भैया, कैश फ्लो ही कंसिडर नहीं हो रहे बात के, तो सैल्वेज और रेसिडुअल तो और लास्ट में मिल रही है, प्रोजेक्ट के एंड में आपको सैल्वेज वैल्यू मिलती है, तो वो कहाँ से हमारे यहाँ पर कंसिडर होगी। ये कंसिडर करना चाहिए। कैसे कंसिडर करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम टू व्हीलर परचेज करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब एक्टिवा के कंपैरिजन में अगर मैं मैस्ट्रो को देखूं, तो मैस्ट्रो के कंपैरिजन में एक्टिवा की रीसेल वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है, तो हम रीसेल वैल्यू को कंसिडर करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के समय। भले ही यहाँ अगर मेरे 5,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हो, बट स्टिल उसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं उसे यहाँ पर प्रेफर करता हूँ। क्लियर? उसमें एक बड़ा फीचर है रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू एक्टिवा की बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू मैस्ट्रो, तो उसे हम कंसिडर करते हैं। यहाँ कोई लेना देना नहीं, हमने तो पेबैक पीरियड के बेसिस पर हमारा डिसीजन कर दिया, ये इग्नोर हो रहा है, इसे भी कंसिडर करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा, द पेबैक पीरियड टेक्निक्स इग्नोर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज ए कट ऑफ फैक्टर। जैसे हमने वहां बात करी थी एआरआर के अंदर, क्या कहा था डिसीजन रूल, कम से कम कट ऑफ रेट जितना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना रिटर्न तो मिलना चाहिए। यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कट ऑफ रेट कोई बात नहीं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हुआ भैया, उस पर जो कॉस्ट कैपिटल की जो कॉस्ट लग रही थी वो भी तो हमें रिकवर करनी थी, वो हमारे यहाँ पर कंसिडर नहीं हो पाई। क्लियर? तो ये हमारे ड्रॉबैक है। सबसे पहला ड्रॉबैक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रहा। दूसरा, पेबैक पीरियड के बियॉन्ड जो कैश फ्लो मिल रहे हैं वो कंसिडर नहीं हो रहा है। सैल्वेज वैल्यू, टर्मिनल कैश फ्लो हमारे कंसिडर नहीं हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर नहीं हो रही है। एक मिनट के लिए मैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 को मिक्स कर देता हूँ, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम एक पर्टिकुलर रेट की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं और हम हमेशा उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट से लेते हैं। तो दोनों पॉइंट्स को मैं एक साथ कर देता हूँ, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारी कंसिडर हो रही है, इग्नोर हो रही है, उसे हमें कंसिडर करना होगा। सारे कैश फ्लोज हमें कंसिडर करने होंगे, सैल्वेज वैल्यू हमें कंसिडर करनी होगी, तब हमारा डिसीजन उतना एप्रोप्रिएट रहेगा। क्लियर? आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, अब हम ये ड्रॉबैक कैसे कंसिडर होते हैं उन्हें एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, 1 और 4 नंबर को कंसिडर करने के लिए हम डिस्काउंटेड पेबैक, भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रही थी तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे और उसके बेसिस पर अपने डिसीजंस लेंगे। क्लियर? आइए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे कंसिडर किया जाता है। मैंने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में आपसे एक बात शेयर करी थी कि भैया इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कैलकुलेटर हम चलाना भी पूरे अलग तरीके से यहाँ पर सीखेंगे। उसके लिए मैं आपको रेफर करा था कि आप सिटीजन CD512 512 नंबर का कैलकुलेटर लेकर के आए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा कैलकुलेटर भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध कैलकुलेटर के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर दिक्कत आती है, इसलिए मैं उस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को यहाँ प्रेफर करता हूँ। क्लियर? तो वो कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट अब हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहला, जो हमारा पहला ड्रॉबैक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रही, उसके लिए हम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड डिटरमाइन करेंगे। और दूसरा है हमारा यहाँ पर कि हमारे जो कैश फ्लोज पेबैक पीरियड के बाद के जो कैश फ्लो है वो कंसिडर नहीं हो रहे, तो उसके लिए हम पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? तो 2 नंबर और 3 नंबर को कंसिडर करने के लिए हम पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे और 1 से 4 को मतलब 1 और 4 के लिए हम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यूज करेंगे। क्लियर? आइए करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ वर्किंग। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, ABC लिमिटेड इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स।
ईयर 1 2 3 4 5। मैं अभी सिर्फ प्रोजेक्ट एक्स को आपके साथ में कंसिडर कर रहा हूं। क्लियर? आइए भैया, हम सिर्फ प्रोजेक्ट एक्स का डिटरमाइन कर रहे हैं, वाई का आप लोगों को डिटरमाइन करना रहेगा कि कैसे हम उसकी वर्किंग यहां पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट एक्स यहां पर ले लीजिए और इसकी वर्किंग अपन कर रहे हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर ईयर 1 2 3 4 5, अगला कॉलम कैश फ्लो का अमाउंट 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अगले कॉलम में आप लिखिए पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवीएफ एट द रेट ऑफ 13%। ये हमें डिस्काउंट रेट नीचे दे रखी है, देखो लास्ट लाइन में पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 13%। नेक्स्ट अगला कॉलम हमारा पीवी और फिर अगला कॉलम क्यूमुलेटिव पीवी। पीवी प्रेजेंट वैल्यू है बेटा, और नेक्स्ट कॉलम क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। ईयर, कैश फ्लो अमाउंट, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। थोड़ी सी वर्किंग हमारी ज्यादा हो जाएगी बेटा यहाँ पे। देखिए मेन तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट है, बाकी तो जैसी वर्किंग आप पेबैक पीरियड के लिए कर रहे थे वही सेम वर्किंग हमें यहां पर करनी पड़ेगी। क्लियर? जो वर्किंग आप पेबैक पीरियड के लिए कर रहे हैं वही सेम वर्किंग करनी है। अंतर क्या है, पहले हम सीएफएटी पर वो वर्किंग अप्लाई कर रहे थे, यानी सीएफएटी का क्यूमुलेटिव सीएफएटी निकाल रहे थे और उससे वैल्यू डिटरमाइन कर रहे थे। अब यहां क्या करेंगे अपन, सीएफएटी का नहीं, पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर वर्किंग करेंगे। आइए सीएफएटी के अमाउंट लिख लिया आपने, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख। अब देखिए पहले तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब समझो। फर्स्ट ईयर में जो 4 लाख रुपए मिल रहे हैं और थर्ड ईयर में जो 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, इनकी वर्थ इक्वल नहीं है। पहले साल के जो 4 लाख हैं उसकी वर्थ ज्यादा है, और तीसरे साल जितना लेट मिलेगा उसकी वर्थ उतनी ही कम होती जाएगी। तो उसकी ओरिजिनल रियल वर्थ क्या है वो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? आइए 13% रेट है हमारी, कैलकुलेटर निकालिए आप लोग, और सबसे पहले अपन पीवी फैक्टर यहां कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए कैलकुलेटर पर 1 डिवाइड 1.13, इसे कहते हैं अपन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर 13% है तो मैंने उसे पॉइंट में ले लिया। 1 डिवाइडेड बाय 1.13 इक्वल्स टू कीजिए और बताइए क्या वैल्यू आई बेटा आपकी, 0.8849। इसे मैं 3 डिजिट तक लूंगा, इसलिए मैं लिखूंगा 0.885। कम से कम 3 डिजिट तक आप इसे लिखें। यानी अगर मुझे 1 साल बाद 1 रुपया मिल रहा है, अगर मुझे 1 साल बाद 1 रुपया मिल रहा है तो उसकी वैल्यू आज सिर्फ 0.884 है। अगर मुझे 1 साल बाद 1 रुपया मिल रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की वर्थ 0.884 है। आज की वर्थ में क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं भैया, इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं इसलिए आज की टर्म्स में डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर से इक्वल्स टू दबाइए तो सेकेंड ईयर का आ जाएगा 0.7831। बीच में कुछ भी नहीं दबाना, 1 डिवाइड 1.13 इक्वल्स टू करा 0.8849, फिर इक्वल्स टू करा 0.783। ये सेकेंड ईयर का आ गया, यानी सेकेंड ईयर की वर्थ कितनी है 0.783। थर्ड ईयर की वर्थ कितनी है, एक और इक्वल्स टू दबा दीजिए 0.693।
एक और इक्वल्स टू दबा दीजिए 0.6133, एक और इक्वल्स टू दबा दीजिए 0.5427। क्लियर? पी फैक्टर की वर्किंग बहुत ही आसान है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इक्वल्स टू करते जाइए, हर एक ईयर की वैल्यू आएगी। पहला इक्वल्स टू पहले ईयर की वैल्यू, दूसरा इक्वल्स टू सेकेंड ईयर की वैल्यू, तीसरा इक्वल्स टू थर्ड ईयर की, फिर इक्वल्स टू, ऐसे करके हर इक्वल्स टू पे हमारे अगले अगले ईयर की वैल्यू डिटरमाइन होती जाएगी। क्लियर? अब जो अमाउंट आया उसको हम पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। जो भी हमारा अमाउंट आया उसे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। हाँ, इसकी जो वर्किंग है वो हमें ऐसे करनी है, जो भी कैश फ्लो का अमाउंट है उसे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। ये पीवी फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करना है वो एक बार आप सुन लीजिए। 5th ईयर का फैक्टर आया मेरा 0.5427, यानी 1 रुपए की वर्थ कितनी है वो अपन यहां पर देख रहे हैं। पहले साल जो मुझे कैश फ्लो मिला था, यानी पहले साल अगर 1 रुपया मिल रहा है तो उसकी वैल्यू है 0.8849, और 5वें साल में अगर कोई वैल्यू मिल रही है तो उसकी वर्थ सिर्फ 0.5427 है। यानी अंतर समझ में आ रहा है? पहले साल में अगर मुझे 1 रुपया मिल रहा है तो उसकी वर्थ 0.88 है, और जबकि वही 1 रुपया 5वें साल पर मिल रहा है तो उसकी वर्थ 0.54 है। तो वो वर्थ चेंज हो रही है, उसे कंसिडर कर रहे हैं। तो 4 लाख रुपए की वर्थ कितनी? 4 लाख इंटू 0.8849। 2 लाख जो 5वें साल में मिल रहे हैं उसकी वर्थ कितनी? 2 लाख इंटू 0.5427। यानी हर कैश फ्लो से उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? फिर उस प्रेजेंट वैल्यू की क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू आप निकालें, और फिर जैसे आप पेबैक पीरियड निकाल रहे थे, जिन 2 इयर्स के बीच में मेरे 10 लाख रुपए की रिकवरी होगी, यानी क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू जिन 2 इयर्स के बीच में 10 लाख की आएगी, वहां मैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाऊंगा और उसके बेसिस पर वर्किंग करूंगा। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? तो ये आपको यहां पर कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट एक्स का भी और प्रोजेक्ट वाई का भी। ठीक है? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और सेम वर्किंग है बेटा, कुछ भी नया नहीं। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन से मैं दूसरा ड्रॉबैक भी डिस्कस कर रहा हूं। सारे कैश फ्लोज कंसिडर नहीं हो रहे हैं, तो भैया प्रॉफिटेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे लिखें प्रॉफिटेबिलिटी? लिखिए फॉर्मूला, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल्स टू, हाँ इसके नीचे लिख लीजिए आप, प्रोजेक्ट एक्स के नीचे लिख लीजिए। मतलब प्रोजेक्ट एक्स का हम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी निकाल रहे हैं, और प्रोजेक्ट वाई का हम यहाँ पर बाद में वर्किंग कर लेंगे। उसकी पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी एक्स की पहले उसके साथ ही निकाल देते हैं। देखिए, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल्स टू, फायदा निकालना है, कितना फायदा मिला आप बताओ। बिल्कुल सिंपल है, कैसे निकालेंगे फायदा? क्या मिला उसमें से माइनस कर दीजिए, क्या लगाया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी। इनफ्लो क्या क्या मिल रहा है? एक तो ये सीएफएडी मिल रहे हैं हमारे, और दूसरा हमारे जो इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग वैल्यू है, टर्मिनल वैल्यू है, वो हमें मिल रही है। तो लिखिए, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल्स टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इसी को इलॉबरेट करके लिखिए, इनफ्लो में समेशन सीएफएटी प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ध्यान रहा बेटा, एआरआर में पढ़ा था अपन ने, उसे हम टर्मिनल कैश फ्लो भी कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल, माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो में क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट एंड वर्किंग कैपिटल। तो
तो वर्किंग कैपिटल आपस में कट जाएंगे वैसे, बट फिर भी आप फॉर्मूला एलोबरेटेड ही रखें, आगे काम आएगा हमारे। तो यहाँ अगर प्रॉफिटेबिलिटी निकालना चाहूँ तो 4 लाख प्लस 3 लाख 7 लाख प्लस 4 11 लाख 13 लाख और 2 15 लाख। 15 लाख हमें मिले हैं। सेल्वेज और वर्किंग कैपिटल यहाँ नहीं दे रखी, दी होती तो हम उसे भी कंसिडर करते। 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी इस प्रोजेक्ट के अंदर है। तो देखो ड्रॉबैक 2 था कि पेबैक पीरियड के बियॉन्ड के कैश फ्लो, तो हमने सारे कैश फ्लो कंसिडर करे तो हमारा डिसीजन ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। दूसरा, सेल्वेज वैल्यू कंसिडर नहीं हो रही थी, तो टर्मिनल कैश फ्लो के नाम पर हमने सेल्वेज वैल्यू भी कंसिडर करी। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, उसको मैंने एलोबरेट करा। सीएफएटी का समीशन प्लस सेल्वेज वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ असेट एंड वर्किंग कैपिटल। एक और फॉर्मूला है इसका, वो फॉर्मूला उसी केस में अप्लाई होगा जब हमारे यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो। देखो इसका नाम फोकस करो, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। पोस्ट मतलब बाद में, पेबैक पीरियड के बाद में जो मिल रहा है वो प्रॉफिटेबिलिटी है। तो उसका फॉर्मूला देखो कितना सिंपल है, लिखिए अल्टा, क्या लिखा बेटा ब्रैकेट में, लिखिए ब्रैकेट में एप्लीकेबल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म कैश फ्लो। यूनिफॉर्म कैश फ्लो है, उसी केस में हमारा ये एप्लीकेबल है। ठीक है, लिखिए क्या है फॉर्मूला, लाइफ ब्रैकेट में लाइफ माइनस पीबीपी ब्रैकेट क्लोज, यानी टोटल लाइफ 5 साल की थी, उसमें से 3 साल तो मेरे कॉस्ट रिकवर करने में निकल गए, तो 2 साल प्रॉफिटेबिलिटी के हैं। तो 2 साल में जो मिल रहा है 2 इंटू एनुअल सीएफएटी, लाइफ माइनस पीबीपी इंटू एनुअल सीएफएटी, ये एनुअल सीएफएटी इक्वल है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। माइनस कर दीजिए, सॉरी प्लस कीजिए सेल्वेज वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल। क्या लिखा बेटा अपन ने, लाइफ माइनस पीबीपी ब्रैकेट क्लोज इनटू एनुअल सीएफएटी प्लस सेल्वेज एंड वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारे इक्वल सीएफएटी हो। ठीक है, आप उसको भी पहले वाले तरीके से यानी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सब जगह अप्लाई हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला जो है लाइफ माइनस पीबीपी वाला, ये सिर्फ उसी केस में अप्लाई होगा जब यूनिफॉर्म कैश फ्लो। ठीक है बेटा, तो आपको ये एग्जांपल नंबर 5 का डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कंप्लीट करना है, इसकी पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी भी निकालनी है। एक एग्जांपल और है आपके लिए होमवर्क, एग्जांपल नंबर 6। ए और बी दो मशीन दी है, दोनों की कॉस्ट सेम है। नेट इनकम आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्सेस आपको दिया है, नेट इनकम आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्सेस यानी कि पीएटी आपको अवेलेबल है, 5 साल का है, उनका टोटल भी आपको दिया है, सेम टू सेम कैश फ्लो है, बस रिवर्स है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ए और बी का आपको कैलकुलेट करना है। विच मशीन इज बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पे बैक पीरियड एंड वाई, कौन सा पे बैक पीरियड की हेल्प से ज्यादा बेटर है और क्यों है वो आपको बताना है। कैलकुलेट ARR व्हेन सेल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन ए टर्न आउट टू बी 3000 एंड व्हेन बी मशीन हैज 0 सेल्वेज वैल्यू, यानी पहले पार्ट में जब आप ARR सेल्वेज डिटरमाइन करेंगे तब सेल्वेज वैल्यू का कोई रोल नहीं है, लेकिन सी केस के अंदर आपको यहाँ पर वो भी दे दिया, तो उससे हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट बदल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना रहेगा। क्लियर, मिलेंगे नई अप्रोच के साथ में अगली वीडियो।